वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें कि रोज़ बरोज़ हम प्राइमरी मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको बताते रहते हैं, क्योंकि आजकल प्राइमरी मार्केट के अंदर थोड़ा सुनापन बना हुआ है। लेकिन हाँ, एसएमई के अंदर अभी भी हलचल बनी हुई है, लगातार कुछ ना कुछ लिस्टिंग हो रही है। आज भी हमने देखा एक दो लिस्टिंग हुई, आईपीओ खुल रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है वो तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ अब हमने सोचा है कि बीच बीच में बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो कुछ एक जो जागंस जिसे कहते हैं, जैसे जो कठिन कठिन शब्द लोग बोल देते हैं जबकि वो कठिन होते नहीं हैं, बहुत आसान भाषा में जो है उसको बताया जा सकता है, समझा जा सकता है, उस पर जो है हम थोड़ी थोड़ी चर्चा शुरू करेंगे ताकि आपका ज्ञानवर्धन भी हो सके और आपको प्राइमरी मार्केट समझने में और ज़्यादा बेहतर आसानी हो सके। तो शौर्य, पहले जरा एसएमई से ही शुरुआत की जाए, फिर ज्ञान दिया जाए। जी चलिए, बिल्कुल। एसएमई से शुरुआत करते हो। अगर एसएमई से शुरुआत कर रहे हैं तो आज जो स्टॉक पहले खुला हुआ है आईपीओ, उस पर नजर डाल लेते हैं। जो आज आईपीओ खुला हुआ है उसका नाम है कौशल्या लॉजिस्टिक्स। उसका आज आखिरी दिन है और आईपीओ 36.6 करोड़ रुपए जुटा रहा है, जिसमें से 25 करोड़ फ्रेश इशू है। सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आज 12:30 बजे तक ये 211 गुना बढ़ चुका था और ग्रे मार्केट में इसे 55 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, बल्कि प्राइस बैंड इसका 71 से लेकर 75 रुपीज़ का। कौशल्या लॉजिस्टिक्स आईपीओ से करीब 36-36.5 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। हम चलते हैं सीधे नेगी साहब के पास। और आपने सर ट्रैक किया क्या, इसको देखा है? क्योंकि एसएमई के अंदर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में, 1-2-3 महीनों के अंदर हमने देखा कि जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं उसमें एसएमई को लेकर के लोग ज़्यादा आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के पैसे बने भी हैं एसएमई में। आपकी राय क्या है ओवरऑल एसएमई क्षेत्र को लेकर के, और अगर कौशल्या लॉजिस्टिक्स को आपने देखा हो, पढ़ा हो तो? सर मैं ये मानता हूं कि देखिए, जो हिडन जेम्स मिलते हैं आपको इसी सेगमेंट के अंदर से मिलते हैं। और अगर आप कंपनी को स्क्रीन कर सकते हैं या आप किसी की सर्विसेज ले सकते हैं कंपनी स्क्रीनिंग के लिए, उसके फंडामेंटल्स को स्टडी कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो काफी कंपनीज हैं जो एसएमई सेगमेंट में थी और जो मेन प्लेटफॉर्म पर भी शिफ्ट हुई हैं, वो मल्टी बैगर बनकर हमारे सामने आई है। उनमें से एक कंपनी है मैप माई इंडिया करके, तो पहले एसएमई पर लिस्ट हुई थी और उसके बाद जब मेन प्लेटफॉर्म पर गई वहां पर भी उसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन देखने को मिला है। कौशल्या लॉजिस्टिक्स भी लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, एक बेहतरीन सेक्टर है। गवर्नमेंट पॉलिसीज काफी अच्छी आ रही हैं और जिस तरह का रिस्पॉन्स कंपनी को मिला है, हमें लगता है कि लिस्टिंग भी बम्पर हो सकती है। तो डेफिनेटली एसएमई सेगमेंट की तरफ देखा जाना चाहिए और जहां भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वहां पर आपको निवेश करना चाहिए, बट फंडामेंटल्स जरूर स्टडी कर लें किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले। असल में कुछ चिंताएं इस वजह से भी आई सर कि हमने सेबी की तरफ से कुछ एक कॉशियस अप्रोच की सलाह दी गई, फिर हमने देखा कि कुछ अनयूजुअल मूव भी देखने को मिले, 150 गुना 150 गुना की लिस्टिंग, उसकी वजह से लोगों के मन में घबराहट आई। कुछ एक दर्शकों के सवाल आए, सर एसएमई के कई बार शेयर जो है वो बिक नहीं रहे हैं, आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे किसी विषय पर? सर देखिए, एक छोटी सी बात है कि ये बहुत छोटे साइज के आईपीओ होते हैं, तो इनको मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है किसी भी बड़े इन्वेस्टर के लिए। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी के फंडामेंटल्स उस प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और सेबी ने भी आपको यही कंसर्न दिखाया है कि अगर प्राइस जस्टिफाई नहीं हो रहा है फंडामेंटल्स से, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक में करेक्शन आने शुरू हो जाते हैं और वो काफी डीप करेक्शंस हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि फंडामेंटल्स ही इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, तो फंडामेंटल स्टडी करके ही आप इन कंपनीज में पैसा लगाएं। ठीक, चलिए इस बीच अब कुछ एक लिस्टिंग भी देखने को मिली है, और लिस्टिंग किस तरीके की देखने को मिली है वो जान लेते हैं शौर्य से। किस तरह की लिस्टिंग देखने को मिली है एसएमई क्षेत्र में? जी आज 4 लिस्टिंग हुई है, 2 एनएससी के ऊपर हुई है, 2 बीएससी के ऊपर हुई है एसएमई बोर्ड पर। और चारों की लिस्टिंग की बात करें, कुछ अच्छी हुई है, कुछ नॉर्मल लिस्टिंग हुई है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एनएससी पर लिस्टिंग जो हुई है। पहली कंपनी आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एनएससी पर 62 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुई है। इशू प्राइस था इसका 55 रुपीज़, यानी लगभग 13% के आसपास ये प्रीमियम पर लिस्ट होती हुई नजर आई है। फिर दूसरी कंपनी है एचआरएच नेक्स्ट सर्विसेज, ये एनएससी पर 41 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुई है और इशू प्राइस था इसका 36 रुपीज़, यानी ये लगभग 14% के आसपास लिस्ट होती हुई एनएससी पर नजर आई है। अब चलते हैं बीएससी के ऊपर, जहां पर कंपैरेटिवली थोड़ी बेटर लिस्टिंग देखने को मिली है। उससे पहली कंपनी थी मनोज सेरेमिक, इसका इशू प्राइस था 62 रुपीज़ और बीएससी पर 82 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुई है, यानी 32% से ज़्यादा के प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आई है। फिर है बालाजी वॉल, जिसकी बहुत ही शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है।
इसका इशू प्राइस था 100 रुपीज़ पर शेयर का और बीएसई पर 190 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुई है, यानी 90% के प्रीमियम पर एक कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आई है। हाँ, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। 100 रुपये का शेयर 190 पे लिस्ट हो रहा है, और क्या चाहिए सुखी जीवन में। बालाजी वॉल्वे कंपोनेंट्स, जी हाँ। सर, ये 4 कंपनियां हैं जो कि आज एसएमई क्षेत्र से लिस्ट हुई हैं। इनमें से जहाँ पे इतना अच्छा गेन मिल रहा हो लिस्टिंग पर, 90% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा हो, क्या एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिनको मिला हो? और बाकी के 3 आईपीओ पे अगर आपने ट्रैक किए हों तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, कहाँ से निकल जाना चाहिए, और क्या सेकेंडरी मार्केट में कहीं पर एंट्री की कोई संभावना दिखाई दे रही है आपको? विपुल जी, देखिए, मैं एसएमई आईपीओ को बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूं, बट कोई अच्छा बड़े ब्रांड का आईपीओ आता है तो डेफिनेटली हम लोग ट्रैक करते हैं, तो इसलिए इस पर कमेंट करने से बचना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो जो आप बेहतर तरीके से ट्रैक करें उसी पर जो है बातचीत करनी चाहिए। आंकड़े हमने अपने दर्शकों को बता दिए कि क्या कुछ आंकड़े निकल करके आए हैं। चलिए, अब जरा आगे बढ़ते हैं। और अब हमने सोचा है कि बहुत सारे चूँकि सवाल आते थे, और एचएनआई कैटेगरी से क्या हमको एंट्री कर लेनी चाहिए, क्या लोगों के आईपीओ मिल नहीं रहे थे नेगी साहब, तो लोगों ने बहुत सारे सवाल किए। तो बहुत सारे लोग पूछते थे एचएनआई होते क्या हैं। तो हमने सोचा कि जब तक आईपीओ में दोबारा रौनक मेन बोर्ड में नहीं आ रही है, या एसएमई शेयर में उतनी बड़ी रौनक नहीं आ रही है, तो थोड़ी थोड़ी एक ट्यूटोरियल क्लास जो है वो एक शुरू की जाए, ताकि लोग चीज़ों को समझ सकें। तो शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर में ये एचएनआई कैटेगरी होती क्या है, कौन होते हैं एचएनआई, उनके लिए क्या परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, और कैसे वो निवेश, उनके लिए निवेश की शर्तें क्या कुछ हैं? जी देखिए, कोई भी इन्वेस्टर जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं होता लेकिन 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, वो एचएनआई की कैटेगरी में आता है। अब इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज हो सकती हैं, फैमिली ऑफिसेज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इनमें से कोई क्यूआई भी नहीं होगा। और क्राइटेरिया है 2 लाख से ज़्यादा निवेश करने का। अगर आप भी 2 लाख से ज़्यादा निवेश करोगे तो आप फिर एचएनआई कैटेगरी में आएगा, किसी आईपी में 2 लाख से ज़्यादा का निवेश कर रहे हैं। और इसमें 2 कैटेगरी बना देते हैं। एक होता है एसएचएनआई यानी स्मॉल एचएनआई, वो तब होता है अगर आप 2 से 10 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्ट करते हैं। और भी होता है बीएचएनआई यानी बिग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो कैटेगरी तब होता है जब 10 लाख से ज़्यादा कितना भी निवेश करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, यानी 10 लाख से ऊपर हम जितना ज़्यादा निवेश करना चाहें कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। और वो हम आ जाएंगे बिग कैटेगरी में, और एस कैटेगरी में आ जाएंगे 2 से 10 लाख वाले। चलिए, अब जरा आप पहुँचते हैं नेगी जी के पास। नेगी सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत लोगों के सवाल जो आ रहे थे वो इस बार आ रहे थे कि आईपीओ में एप्लीकेशन नहीं मिल रही है, क्या एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई कर दें? ये एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करने पर, चूँकि आप प्राइमरी मार्केट को देखते रहते हैं, क्या इस बात की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि मतलब जो है आईपीओ में आपको लग जाएंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे उन तमाम दर्शकों को? सर देखिए, रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि छोटी छोटी एप्लीकेशंस लगती है और नंबर्स बड़े होते हैं। एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपके एप्लीकेशंस कम होते हैं, बट अगर रिटेल इन्वेस्टर इस कैटेगरी में जाके निवेश करने लगेगा तो यही प्रॉब्लम वहां भी आनी शुरू हो जाएगी। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर एचएनआई कैटेगरी से निवेश करते हैं तो आपको शेयर मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी जो एप्लीकेशंस आते हैं वो 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना तक एप्लीकेशंस आते हैं। तो इस चीज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बट इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि एचएनआई कैटेगरी से आपको आईपीओ में मिल जाए। अच्छा, अभी अब मोटो जोशी जी करके हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने अभी लाइव उन्होंने प्रश्न पूछा है। कह रहे हैं सर, रिटेल वर्सेस स्मॉल एचएनआई वर्सेस बिग एचएनआई अलॉटमेंट, बेटर कौन सा ज़्यादा रहता है? तो मेरे ख्याल से वो उनका भी सवाल शायद यही होगा कि किस कैटेगरी में ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। सर, अगर आपकी क्षमता है, मेरे हिसाब से, मतलब मैं जानता नहीं हूँ, मैं नेगी साहब बताएंगे कि अगर आपकी क्षमता है कि 20 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर आप लगा सकते हैं, तो ऐसे पैसे लगाने वाले लोग कम होंगे, तो उसमें संभावना तो ज़्यादा बढ़ ही जाती है। लेकिन नेगी जी, आपकी टिप्पणी इस पर? सर, मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूं। देखिए, अपॉर्चुनिटीज हर जगह पर हैं। जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो प्राइमरी मार्केट में भी हैं, सेकेंडरी मार्केट में भी हैं, और एक अनलिस्टेड स्पेस आता है वहां पर भी हैं। तो अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप किसी कंसल्टेंट की सर्विसेज हायर कीजिए, और जो अनलिस्टेड स्पेस में कंपनीज है वहां पर निवेश कीजिए। जब वो लिस्ट होंगी तो वो आपको बेहतरीन रिटर्न कमा कर देंगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ आईपीओ में ही पैसा लगाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो आपको कंसल्टेंट की सर्विसेज ले लेनी चाहिए, बजाय कि आप किसी ऐसे वैसे आईपीओ में बेट करें। वो मुझे लगता है कई बार यूफोरिया भी क्रिएट हो जाता है ना सर, कि जैसे कि अब लोगों के पैसे डबल हो रहे थे तो लोगों ने मतलब आंख मूंद करके लगाने शुरू किए। लोगों ने कहा क्यों किसी की सर्विसेज लें, अब तो आंख मूंद करके किसी में भी पैसे लगाइए, पैसे एक हफ्ते में डबल हो रहे हैं या 50% भी मिल रहा है। तो मतलब बहुत कम समय में बहुत पैसे बन रहे थे, बनाने वालों ने अच्छे पैसे बनाए भी हैं।
तो ये मुझे लगता है कि एक यूफोरिया जो क्रिएट हुआ उसकी वजह से हमने देखा कि कई सारे आईपीओ में जो है लिस्टिंग उस तरीके से देखने को नहीं मिली है। जी विपुल जी, देखिए होता क्या है कि जब इस तरह की लिस्टिंग्स लगातार देखने को मिलती हैं तो आईपीओज रिटेल इन्वेस्टर्स को जनरली नहीं मिलते हैं, बिकॉज उनका ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब आपको आईपीओ मिलने शुरू हो जाएंगे तो वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे और उनकी लिस्टिंग खराब होनी शुरू हो जाएगी और वहां से मार्केट सेंटिमेंट बिगड़ना शुरू होता है। तो हमें लगता है कि मार्केट को ना थोड़ा मेच्योर रहना चाहिए और मेच्योरिटी के लिहाज से इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे एक पर्टिकुलर आईपीओ की तरफ इस तरह से भाग कर जाना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमें ये शो करता है कि मार्केट अभी पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ है। मैच्योर नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो एक तो हमने समझ लिया कि एचएनआई होते क्या हैं, और एचएनआई खाली अगर आज स्मॉल एचएनआई में आपने पैसे लगा दिए तो मिल ही जाएगा, कोई गारंटी इसकी कहीं लिखित रूप से है नहीं बॉस। तो ये आप लोग समझ लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से संभावनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि रिटेल में छोटे छोटे निवेशक होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो कई गुना सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ी संभावना थोड़ी बढ़ सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण निवेशक होते हैं आईपीओ के अंदर, वो होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। अब एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं वो चलते हैं जरा शौर्य से समझते हैं। शौर्य बताइए। जी देखिए, जब कंपनी आईपीओ लाती है तो उसका मेन पर्पस होता है पैसे रेस करना। जब वो पब्लिक के लिए पैसे रेस करती है उससे पहले कंपनी जानना चाहती है कितना प्राइस पर उन्हें आईपीओ लाना चाहिए। उसके लिए कुछ दिन पहले वो रोड शो करते हैं जहां वो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, इनको अपना प्रेजेंटेशन देती हैं और फिर उसके हिसाब से वो इन्वेस्टर्स इन कंपनी में निवेश कर सकते हैं। उन्हें कहते हैं एंकर इन्वेस्टर, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर जब आईपीओ ओपनली खुलता है पब्लिक के लिए उससे पहले निवेश कर देते हैं। अब उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात, एंकर इन्वेस्टर कम से कम 10 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं। उसके साथ ये जितना भी क्यूआईबी के लिए पूरा कोटा होता है आईपीओ में उसका 60% तक अलॉट कर सकते हो आप एंकर इन्वेस्टर्स को। और साथ साथ एंकर इन्वेस्टर से कंपनी को प्राइस डिस्कवरी में हेल्प मिलती है कि यानी कितने प्राइस के आसपास पे आईपीओ लेकर आना चाहिए। आना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन इनके लिए कुछ नियम कानून है कि मतलब, क्योंकि अक्सर हम खबरें तो देखते रहते हैं जी कि यहाँ से एंकर इन्वेस्टर्स निकल गए और उनका समय सीमा पूरी हो गई, तो वो भी मुझे लगता है, जरा बताइए वो उनके लिए क्या जी क्राइटेरिया पहले इसमें दो बातें हैं। एक तो जब एंकर इन्वेस्टर ने अपना प्राइस बता दिया वो कितने पे रेस करेंगे, तो जब इसका ऑफर पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते अपने बेट। दूसरी बात, हमें जैसे आईपीओ मिलता है तो कहते हैं लिस्टिंग गेन्स हुआ, फिर जिस दिन आईपीओ खुला आप बेच दीजिए। एंकर इन्वेस्टर्स के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन होता है, यानी वो अपना आईपीओ कुछ समय तक नहीं बेच सकते। और इसके लिए दो कैटेगरी बनाई है। एंकर इन्वेस्टर अपना 50% जो निवेश किया है वो आईपीओ खुलने के 1 महीने बाद बेच सकते हैं, और जो बाकी बचा हुआ 50% है वो जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद बेचने के लिए खुल जाएंगे, और इसलिए कहते हैं वो लॉक इन पीरियड है। और ये लॉक इन पीरियड इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे शेयरों, खासतौर से अगर शेयर की परफॉर्मेंस अच्छी ना चल रही, जैसे एलआईसी में हमने देखा कि जैसे लॉक इन पीरियड पूरा हुआ हमने देखा बड़ी संख्या में जो है निवेशक निकले और बड़ी गिरावट देखने को मिली। पेटीएम में भी हमने ऐसा देखा था। बहुत सारे शेयरों में ऐसा होता है कि जब एंकर इन्वेस्टर निकलते हैं और ख़ासतौर से अगर सेंटिमेंट कंपनी के साथ नहीं है, शेयर के साथ नहीं है, तो फिर जो है वो, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में एक साथ निकलते हैं तो उस वजह से एक दबाव देखने को मिलता है। एंकर इन्वेस्टर की क्या भूमिका होती है सर, और ये कितना महत्वपूर्ण है, नेगी जी आपसे जानना चाहेंगे। सर, एंकर इन्वेस्टर इज द मेन ड्राइवर ऑफ एनी आईपीओ। तो मेन जो मार्केट सेंटीमेंट बनता है वो एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू ही बनता है, क्योंकि वो ही फर्स्ट होते हैं जो कंपनी को इवेल्युएट करते हैं कि उसके लिए क्या प्राइस सही है और कितना प्राइस दिया जाना चाहिए। तो हमें लगता है कि एंकर इन्वेस्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बिकॉज वो कोशिश ये करते हैं कि उनको बेस्ट बार्गेन डील्स मिले, और बेस्ट बार्गेन डील्स ढूंढने के चक्कर में वो कंपनीज में निवेश करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि एंकर इन्वेस्टर्स का पैसा मल्टीप्लाई होकर निकलता है। एसएमई सेगमेंट की बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो 1 CR है, और इसमें 90 डेज का लॉक इन रहता है एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। तो जैसे वो 90 डेज पूरे होते हैं उसके बाद वो उसमें निकल सकते हैं। ठीक। सर, इसमें जो रिटेल होते हैं निवेशक जो है वो, उनके लिए कई बार स्थिति वैसी हो जाती है जब बड़े एंकर इन्वेस्टर निकलते हैं तो एकदम से शेयर में गिरावट देखने को मिलती है। रिटेल निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी उस समय जब लॉक इन पीरियड समय पूरा हो रहा हो किसी भी आईपीओ का? सर देखिए, एक ही चीज है, जितने भी आईपीओ स्टॉक मार्केट में आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और पीपल आर रेडी टू बेट ऑन देयर कंपनी। तो वो अपना कुछ टेक सेल करके पैसा रेज करना चाहते हैं और कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर आपका आउटलुक है कि कंपनी आने वाले समय में भी ग्रोथ दिखाती रहेगी, अच्छा ग्रो करेगी, तो आपको निवेशित रहना चाहिए। एंकर इन्वेस्टर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस पैसा निवेश करते रहते हैं, निकलते रहते हैं, तो वो चलता रहेगा।
पर आपको अपनी समझदारी दिखानी है कि आप कितने अच्छे से किसी कंपनी को रीड कर सकते हैं और उसकी ग्रोथ की आउटलुक बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको निवेश करना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को एचएनआई क्या होता है पता लग गया होगा, एंकर इन्वेस्टर क्या होता है पता लग गया होगा। लेकिन इसमें से कुछ एक दर्शक कह रहे हैं, एक तो टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि सर इंडिया शेल्टर और मुथूट माइक्रो फाइनेंस में से कौन सा बेटर रहेगा पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो अब लिस्टिंग हो गई है तो लोग अब पोजिशनल ट्रेड भी करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर इस पर आप जो है अगर टिप्पणी देना चाहें, क्योंकि दोनों ही आईपीओ में बहुत अच्छे पैसे लोगों के नहीं बने। दोनों ही आईपीओ जो है हमने देखा कि उस तरह के रिटर्न देखने को नहीं मिले, वैल्यूएशन को लेकर के सवाल उठ रहे थे। आपकी राय क्या रहेगी? विपुल जी, हमारी कवरेज लिस्ट में नहीं है स्टॉक्स अभी, तो अभी कोई अच्छा, टिप्पणी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए कोई बात नहीं सर। इस बीच जो है मोटो जोशी जी कह रहे हैं कि स्मॉल एचएनआई कभी मिला ही नहीं, पूजा कीर्तन सब कराया है। चलिए सर कोई बात नहीं, आपकी पूजा जल्दी से जल्दी सफल हो, आपको आईपीओ मिले और आईपीओ मिलने के बाद आपको अच्छे रिटर्न मिले। हमारी तरफ से 2024 के लिए आपके लिए यही शुभकामना है। तो आप लोग से फिलहाल अब इस सेगमेंट को जो है हमको समाप्त करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेगमेंट आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो आप हमें दोबारा टिप्पणी कीजिए, कोशिश करेंगे और विस्तारपूर्वक और डिटेल में आपके किसी भी तरह के प्रश्नों के उत्तर देने की। हर रोज़ जुड़ जाइए दोपहर 1 बजे हमारे साथ आपके शेयर बाजार से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए, और 1:45 बजे हमारा खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है तो रहेगा ही। तो शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वाह क्या आईपीओ है।